हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफी विषय है और हम लोग देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप और कक्षा 9th हमारा अपना लेक्चर है 9th का। हम लोग अब तक इसमें 2 लेक्चर अपने कंटिन्यू कर चुके हैं और पहले लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा उस भौतिक स्वरूप का, और हम लोग आपका सबसे पहले हिमालय पर्वत को देखा और उसके बाद हम लोग आपका उत्तरी मैदान को देख रहे थे। और आज हम लोग वहां से ही अपनी चर्चा करेंगे जहां से बच्चों टॉपिक छूट गया था। तो हम चलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग बात कर रहे थे मेनली थे आपका उत्तरी मैदान को, और इसी के अंतर्गत जब हम लोगों ने कल शुरू किया था, कल हम लोग जो अपने लेक्चर को जो था बच्चों ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ तक हम लोग अपना अंतिम कर दिए थे। आज हम लोग इससे आगे अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और मैं कल आपको बता रहा था कि दोआब क्या होता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा था कि दोआब रीजन क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए आप किन क्षेत्रों को दोआब कहते हैं, और बहुत बार हिस्ट्री में ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो आज हम इसको ज्योग्राफी में समझते हैं। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। कितना बच्चों? जो दो नदियां हैं उनके बीच का जो भाग है हम उसको दोआब कहते हैं। दो शब्द से मिलकर बना है, दो तथा आब। आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज प्लस पंच का अर्थ है 5, आब का मतलब पानी, यानी कि पंजाब। ठीक है, अब देखिए हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग आपका मैप को देखे थे और उस मैप में हम लोग सारी की चीजें बहुत अच्छे से देख रहे थे। हम देख रहे थे आपका हिमालय पर्वत से नीचे जो आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो रीजन है, जो आपका मैदानी क्षेत्र है, हम उस मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे थे। क्लियर है कि कहां तक फ्लो होता है, कैसा उसका रीजन है, क्या ओरिजिन है, उन सब की हम लोग आपका बहुत अच्छे से एक एक करके हम लोग इनको आपका देख रहे थे। देखिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस आपके मैदान के बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। कह रहे जो आपके सिंधु नदी जो बहुत बड़ा भाग स्थित है, और ये जो एक आपके मैदान का निर्माण करती है, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पाकिस्तान के अंदर भी है। क्लियर है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। कह रहे कि जो आपका मैदान है, इस मैदान में जो दोआब हैं उनकी जो नंबर्स है वो कैसा है आपका, बहुत ज्यादा है। ठीक, अगला देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा आपके तिस्ता नदियों के बीच में है। कह रहे जो गंगा नदी का जो मैदान है, उस गंगा नदी के मैदान का जो बीच का भाग है, वो बीच का भाग क्या है आपका बच्चों, ध्यान देना है, जो आपकी तिस्ता नदी है उन नदियों के बीच का भाग है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। कह रहे कुछ ऐसा भाग है इसी का जो आपका कहाँ फैला है, आपको ध्यान देना है। जो ब्रह्मपुत्र का जो आपका मैदान है, ये ब्रह्मपुर का मैदान भी इसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जो विशेष रूप से आपका फैल रखा है इसका, ये भी इसको देखना है। अगला देखिए, उत्तरी मैदानों की संख्या सामान्य इसके उच्चावचों के बिना किसी गतिविधि वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। कह रहे जो भी आपके बड़े बड़े मैदान हैं उनमें जो आपके उच्चावत है, जो उनकी पीक है हाईएस्ट, उनमें जो उच्चावत है उनमें किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी आपकी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कह रहे अगर हम लोग इस आपके मैदान को देखें और ये जो आपका विस्तृत मैदान है और इस आपके मैदान की हम बात करें तो ये भी आपका फैला हुआ है, और ये जो विस्तृत मैदान है ये भौगोलिक आधार आपका 4 भागों में आपका फैला हुआ है। इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटकी का आपका निक्षेपण करती हैं। इससे
भावर का नाम जाना जाता है। देखिए, जब नदी आपके हिमालय पर्वत से आपका शिवालिक में आती है और शिवालिक से जब आपका भावर, जहाँ पत्थर वत्थर होते हैं, उस क्षेत्र में उतरती है, तो उस क्षेत्र को हम लोग भावर बोलते हैं। सभी सरिताएं, मतलब जो आपकी नदी के स्रोत हैं, इस भावर की पट्टी में लुप्त हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? लुप्त। क्योंकि इसमें क्या होता है, बड़े पत्थर होते हैं और नदी वो उनके नीचे चलती है। ठीक, इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं आपके पुनः निकल जाती हैं और फिर क्या होता है कि ये नदियां जो है आपकी द्वारा, जो आपके सरिताएं हैं, ये फिर आपका द्वारा निकल जाती हैं बच्चों, एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे आपका तराई कहते हैं। क्या बोलते हैं? तराई। देखिए, ये आपका स्रोत निकल रहा है, इस स्रोत का जो ये आपका फुट हिल रीजन होगा, ये होगा भावर, और भावर के नीचे जो ये वाला पार्ट होगा, जहां नदी आपके पुनः दिखाई दी, इसको बोलेंगे आपका तराई। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तराई रीजन। समझिए, एक बार और समझा देता हूं मैं दोबारा। होता क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत जैसे कोई आपकी नदी निकल रही है, मान लीजिए ये ही नदी निकल रही है आपकी हिमालय पर्वत से, तो जैसे हिमालय पर्वत से निकलेगी, जहां शिवालिक हिमालय होगा, जैसे ये आपका प्लेन से में आपका प्रवेश करेगी, तो ये होता है फुट हिल रीजन, पर्वत पादीय क्षेत्र। और यहाँ क्या होते हैं? बड़े पत्थर होते हैं। ठीक, तो नदी क्या होती है, कंक्रीट पत्थर बालू होने का नदी नीचे बैठ जाती है, और इस क्षेत्र को बोलते हैं, जो पर्वत सटा होता है, इसको बोलते हैं भावर। और फिर उसके बाद ये नदी क्या होती है, पुनः आपका द्वारा दिखाई देने लगती है, और जब ये आपका द्वारा दिखाई देने लगती है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। इसको बोलते हैं तराई। यह वन्य प्राणियों से भरे घने जंगल का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काट के ढाल को आपका दर्शाया गया। मध्यम उच्च भूमि पाकिस्तान पश्चिम में चौड़ी है, लेकिन आपका पूर्व में सकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेल तथा बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप अगर इस भूमि को देखेंगे तो भूमि का जो चौड़ापन है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा है, यानी कि जो भी आपके हिमालय वाला रीजन है, जहां से आपके सिंधु का ओरिजिन है, जो उसके नीचे का भाग है, कुछ गंगा के, कुछ ब्रह्मपुत्रा, जैसे ही पूर्व की ओर बढ़ रही है, बुंदेलखंड का बात आप कहेंगे पूर्वी यूपी, और आपका मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है बुंदेल और आपका बंगेलखंड, इसमें तो यहाँ जो विस्तार है वो कैसा है, थोड़ा सा आपको सकरा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। इसके और पूर्व के विस्तार में दामोदर नदी का अपुआ, छोटा नागपुर का पठार आपको दिखाई देगा, यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार आपको जो मानचित्र नंबर 2 है हम लोग देख रहे हैं, उसमें दिखाई देगा, मैंने आपको बताया भी है, उसको देखिए। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजा भूभाग है। बच्चों, दक्षिण का पठार क्या है आपका, ध्यान देना है, त्रिभुजा भू आकार का है। ठीक, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और कैसा है कि जो आपकी नर्मदा रिवर है उसके साउथ में स्थित है ये वाला। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में विस्तृत है। हम बात करें दक्षिण के पठार की, तो अब देखिए, दक्षिण के पठार का जो आपका दक्षिणी हिस्सा पता लग गया, कौन है? आपकी नर्मदा। ठीक, और उत्तर की हम बात करें तो कौन है आपका? सतपुड़ा पर्वत। और अगर हम इसके बात करें जो आपका पूर्वी विस्तार है, तो महादेव कैमूर की पहाड़ियां इस क्षेत्र में लगी हुई हैं, और ये क्षेत्र हम लोगों को आपका दिखाई देगा। अब देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। कह रहे जो पठार है, इस पठार का एक भाग ऐसा है जिसको आप क्या देख सकते हैं, जो उत्तर पूर्व है उस तरफ भी देख सकते हैं, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय, आप किम्बरले अरोड़ा पठार तथा उत्तरी कचरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गौरव खासो जयंतियां हैं। कह रहे कि आप इसमें देखेंगे मेघालय में भी बहुत सारे आपको पठार दिखाई देंगे, आपको उत्तरी की जो पहाड़ियां कचरियां जो पहाड़ी है ये भी आपको दिखाई देगी,
और साथ में आपको एक भ्रंश के रूप में दिखाई देगा आपको छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखना है कैसा है आपका, भ्रंश का गार है। और बच्चों ध्यान रखना, नर्मदा और दामोदर और तापी ये ऐसी नदियां हैं जो भारत के भ्रंश में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर है। बहुत बारी प्रश्न पूछता है आपकी परीक्षाओं में। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासो जयंतियां हैं। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियां पड़ती हैं, गारो, खासो और जयंतियां। ये पाई जाती हैं असम में और उसके पास पड़ोस में। इन जो आपकी पहाड़ियां हैं बच्चों, इन पहाड़ियों का एक विशेष योगदान है। ये आपका कीपाकार जो स्थिति है उसमें है। जब भी आपका वेस्ट बंगाल से आपका मानसून बनता है तो ये इन तीनों पहाड़ियों के बीच आपका घिर जाता है। और यही कारण है कि गारो खासो जयंती के अंदर असम के आपका चेरापूंजी मोनसेराम गांव में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? आपके चेरापूंजी का गांव है मोनसेराम, उसमें होती है। क्यों? क्योंकि गारो खासो जयंतियों के बीच जो आपका कीपाकार जो आकृति बनी हुई है उसके बीच क्या होता है, ये जो मानसून है आपका फंस कर रह जाता है। आगे देखिए, अब देखिए दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण पठार में और जो आपका पूर्वी और जो आपका पश्चिमी घाट है, उस पूर्वी और पश्चिमी घाट में जो समानांतर जो आपकी चीजें हैं वे सारी कैसी हैं? सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है। सारी श्रेणियां आपस में जुड़ी हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार कर सकते हैं। जो आपके दर्रे हैं उन्हीं के माध्यम से जो अंदर आपके जो आपके दर्रे होते हैं, जो आपकी नदियां काट कर बनाए जाते हैं, उनसे ही हम लोग इनको पार कर सकते हैं। क्लियर है? भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट की स्थिति को पता करो कि कहाँ थाल घाट है, कहाँ भौर घाट है, कहाँ आपका पाल घाट है। ये जो स्थितियां हैं इन स्थिति को आप क्या है पता करो। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। कह रहे जो आपका पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसा है? ऊंचा है। तो ज्यादा ऊंचा भाग कौन सा हुआ बच्चों? ध्यान देखना है। आपका पूर्वी घाट हुआ कि आपका पश्चिमी घाट हुआ, ये आपको बताइए मेरे को। ठीक, तो आपको पूरी जो जानकारी है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और समझना है आपको इसी के अंतर्गत। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से आपका 1600 मीटर है। यानी कि आप देखिए पश्चिमी घाट की हाइट आपको ज्यादा दिखाई देगी। और आपको इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हिमालय के बाद भारत में सब उसके बाद जो ऊंची आपकी चोटियां मिलती हैं वो आपके पश्चिमी घाट में ही है। पूर्वी घाट का विस्तार देखिए, ध्यान दीजिए, जो आपका पूर्वी घाट है कहां से फैला हुआ है? महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? महानदी से लेकर आपका और दक्षिण में जो आपका नीलगिरी पर्वत है। अब ये आपके लिए प्रश्न है कि महानदी कहाँ रहती है और नीलगिरी पर्वत कहाँ है। इन दोनों का पता लगाना, ये किस राज्य में है, ये आपके लिए काम है बच्चों। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। कह रहे जो आपका पूर्वी घाट है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। देखिए पश्चिम में जितनी भी आपकी श्रृंखला है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, आपका सतत है। एक पहाड़ियां फिर उसके बाद दूसरी पहाड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन पूर्वी घाट में आपके कट है, एक पहाड़ी है फिर गैप है, फिर पहाड़ी है फिर गैप है। इस तरह की चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखिए ये अनियत है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया गया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई कहां बढ़ती है बच्चों? उत्तर से दक्षिण ओर जाने पर आपकी बढ़ती है जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनामुड़ी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। सबसे ऊंचा आप देखेंगे अन्नामुड़ी आपको मिलेगी 2695, डोडा बेटा 2633 और पूर्वी घाट की सबसे ऊंचे जो आपकी चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत है। उड़ीसा के अंदर पड़ती है बच्चों महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नामुड़ी।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी दिखाई देगी आपको। और ये है आपका बच्चों जो आपका पूर्वी घाट है। वैसे पश्चिमी तो भारत नहीं कहेंगे, घाट कहेंगे ज्यादा बेटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी पर्वत। दोड़ा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसी है सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, ध्यान रहेगा इतना। ये इसके बाद है पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाराय जावेदी की पहाड़ियां हैं। मैं ये आपको मानचित्र आपको दिखाऊंगा। मैं कल ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा मानचित्र दिखाऊं कि किस प्रकार से आपका जो क्षेत्र है वो पूरा फैला हुआ है, किस तरह से वो विस्तृत है, क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर है, आप उसको देखें, उसको समझें। तो देखिए अभी जो फिलहाल हम लोग हैं, हम तटीय मैदान को कल देखेंगे। आज हम लोगों ने मेनली यही देखा कि आपका आखिर में किस प्रकार से जो आपका पूरा ये जो आपका उत्तरी मैदान है ये कहाँ तक विस्तृत है, कैसे आपका फैला हुआ है, कितने उच्चावत है, किधर इसकी आपकी जो आपका चौड़ाई है वो अधिक है, कम किस साइड में है, ज्यादा किस दिशा में है, किन क्षेत्र में आपका कौन सी नदी अपना योगदान दे रही है, कैसे आपका भावर व आपका तराई का निर्माण होता है, और कैसे जल सरिताएं आपकी निकलती हैं और कैसे छुपती हैं फिर उसके बाद बाहर दिखाई देती हैं। इन सबको हम लोगों ने इसमें अपने लेक्चर में देखा और जाना है। बच्चों क्लियर है? और देखिए हम इनको साथ ही साथ जो आपका प्रायद्वीपीय जो भाग है उसको भी हम लोग आपका देख रहे हैं और इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आपका तटीय मैदानों की कि हमारे तटीय मैदान क्या होते हैं, क्योंकि जो आपके कोस्टल एरिया है वो तो आपको पता होना ही चाहिए कि हमारे तटीय मैदान कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, और कोस्टल जो आपका एरिया है उसमें कितना बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो उसमें आपका समाहित है और उसकी तरफ हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से वो आपको दिखाई देता है। बच्चों एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये छूट गया था। देखिए मैं यहाँ से शुरू कर दिया था और जो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है थोड़ा इसको पढ़ लीजिए आपका प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। कैसा है? मेज की आकृति वाला एक स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों का बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अववाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़े तथा आपके छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के भाग से अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। किससे घिरी हैं? जो अरावली पर्वत है उससे घिरी है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक दिन को सारा मैप दिखाऊंगा, एक एक डाउनलोड करके लाऊंगा बच्चों, स्क्रीन पर आपकी प्ले करूंगा और आपको जितनी पहाड़ियां हैं सब का हम लोग आपका मानचित्र बनाएंगे और उन मानचित्र बनाकर सब हम लोग एक एक करके उन सारे मानचित्रों को हम लोग बहुत अच्छे से उनको देखेंगे और उनको जानेंगे। ठीक है? तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने यही देखा कि हमारी किस तरह जो आपका हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी क्या स्थिति है, मैदान आपका कैसा है, कहाँ तक फैला हुआ है और कितना विस्तार है और किस नदियों का योगदान है, हमने इन सब विषय में बात की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।